तब से जब जब से अमेरिका ने एपिक फ्यूरी नाम से अपना मिशन चलाया है ईरान के खिलाफ। लगातार वो जबरदस्त कार्रवाइयां करते हुए ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है। बदले में ईरान भी उसको रोकने के लिए इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करवाना चाह रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर के लिए उसके पास एक बहुत जबरदस्त नब्ज है जिसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज कहते हैं। आईआरजीसी जो कि ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्सेस हैं, जो कि हमने के नेतृत्व में काम किया करती थी, उन्होंने हॉर्मुज को कंट्रोल कर लिया है, जिसके चलते गल्फ से निकलकर भारत तक या एशिया के अन्य देशों तक पहुंचने वाले तेल के टैंकर और गैस के टैंकर अटके पड़े हैं। परिणाम यह हुआ कि हजारों की संख्या में अब केवल लंगर डाल डालकर बीच में समुद्र में जहाज खड़े हैं और इन्हीं जहाजों के चलते हमारे यहां की सप्लाई बाधित है। सप्लाई इतनी बाधित है कि आने वाले समय में हम सभी के पास तेल की किल्लत खड़ी हो सकती है। खबर बनती है कि 25 दिन का ही भारत के पास क्रूड ऑयल रिजर्व बचा है। यानी कि अगर तेल सप्लाई बाधित हो और हमारे पास कहीं से भी तेल ना आए तो केवल 25 दिन तक ही हम लोग आत्म सर्वाइव कर सकते हैं, हम अपने पास रखे रिजर्व से काम चला सकते हैं। बड़ा सवाल इसी लाइन के अंदर, कहीं से भी सप्लाई ना हो का मतलब यह नहीं है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ही सारी सप्लाई देश के पास आती हैं। फैक्ट बताता है कि भारत की 55% 55% जो तेल सप्लाई है वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आती है, लेकिन उसके अलावा बची हुई जो सप्लाई है वो भारत लगभग 40 देशों से पूरी करता है। भारत ने ऑयल को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई किया हुआ है, लेकिन जब आधे से अधिक तेल की सप्लाई किसी एक जगह से आ रही हो तो उसका असर निश्चित ही पड़ता है। अगर ऐसा असर है तो ये आंकड़ा चिंतित करने वाला है, और ऐसे समय पर चिंतित करने वाला है जब भारत की गैस सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स, जिसका नाम है कतर, वो गैस प्रोडक्शन रोक देता है। वो कहता है कि मैं भारत को गैस फिलहाल नहीं दे पाऊंगा। रीजन ये नहीं है कि भारत से कोई नाराजगी है, नाराजगी ये है कि जो रूट है वो रूट बहुत ही बाधित है और गैस तेल से भी ज्यादा विस्फोटक है। अगर कुछ भी हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। इन्होंने अपना रास्ता रोक दिया है। सब कुछ जमा अर्थ असर भारत पर पड़ रहा है। इसी वजह से सवाल है कि गाड़ियों में भरने वाली सीएनजी या घर तक पहुंचने वाली एलपीजी आने वाले समय में महंगी हो सकती है यदि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का चोक पॉइंट नहीं खुला। क्या है इसके अल्टरनेटिव? क्या भारत तेल और गैस की कीमतें बढ़ाएगा या फिर दुनिया में किसी और देश के साथ व्यापार खोलेगा? सबसे प्रमुख दावेदारों में रूस है, जिसके साथ क्या हम अपनी ऑयल सप्लाई वापस से चालू कर देंगे या कोई और अल्टरनेटिव तलाशेंगे? आज का सेशन इसी बात पर है, क्योंकि भारत की तरफ से तमाम तैयारियां चालू हो चुकी हैं। साथियों, आज एक घटना घटी थी जिस पर हमने सुबह अंकित इंस्पायर इंडिया पर सेशन किया था। एक ईरानी युद्धपोत को अमेरिकी सबमरीन ने निशाना बनाया था, जिससे कि वहां पर सवार जो सैनिक थे, ईरानी सैनिक थे, वो जल समाधि ले लिए, उनकी मौत हो गई। ये घटना जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई है, ये एनिमेटेड वीडियो मैंने अपनी क्लास में एआई से बनाया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाया है। ये तस्वीर एआई से जनरेट की है इस एआई मास्टरी क्लास में, जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में पिन है, जाकर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों, अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का 6वां दिन है। 100 घंटे पूरे हो चुके हैं, 17 ईरानी जहाज डूबे जा चुके हैं, ऐसा इंफॉर्मेशन है। अब इनमें से किसकी कितनी इंफॉर्मेशन सही है पता नहीं, लेकिन हां, जब तक बाधाएं खड़ी हैं तब तक सब कुछ कहा जा सकता है। ईरान फिलहाल काम की नहीं है। केवल 3 किलोमीटर का ही एरिया ऐसा है जो काम का है। यहां पर बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं। 8 आइलैंड्स में से 7 आइलैंड पर ईरान का कब्जा है। ऐसे में अगर कोई जहाज बच बचाकर निकलता भी है तो वो ईरान के ही दायरे में से होकर निकलता है। यही सबसे बड़ी यहां की खासियत बताई जाती है। इस पूरे क्षेत्र से दुनिया के कुल तेल का 20% तेल निकलता है, गुजर कर जाता है। लगभग प्रतिदिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से पार होता है। ईरान खुद 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से एक्सपोर्ट करता है, और इनका जो अधिकतम तेल है वो एशिया के देशों को एक्सपोर्ट किया जाता है। यहां पर दुनिया के कुल तेल का 20% तेल इस रास्ते से होकर गुजरता है और एशिया के प्रमुख देशों को यह तेल बेचा जाता है। तेल बेचने वाले प्रमुख देशों में सऊदी अरब, इराक, यूएई, ईरान, कुवैत, कतर और अन्य है। ईरान जो है ना, ये तेल चाइना को बेच रहा है। यहां से ईरान का तेल भी यहां से होकर के बिकने जाता है। सऊदी अरब यहां पर सबसे ज्यादा तेल बेचने वाले देशों में शामिल होता है। इन देश से खरीदने वाले देशों में सबसे ऊपर चीन है, जो 54 लाख बैरल तेल खरीदता है। फिर भारत, फिर साउथ कोरिया, जापान और फिर अन्य यूरोपियन देश और अमेरिका शामिल होते हैं। इस पूरे क्षेत्र में जो 8 मतलब आइलैंड्स बताए जाते हैं, उन 8 आइलैंड्स में से 7 ईरान के पास और 1 ओमान के पास बताया जाता है, जिसके चलते यहां पर बहुत ज्यादा तेल के टैंकर्स को अगर कोई बाईपास करके भी निकलना चाहे तो दिक्कत आती है। इसी कारण से अमेरिका
अपनी फ्लीट बहरेन में तैनात रखता है और इस रास्ते की पहले भी वो सुरक्षा सुनिश्चित करता था ताकि तेल आसानी से जा सके। ये पहली बार नहीं है जब ईरान ने यह हरकत की हो। 1980 में भी एक बार इराक और ईरान झगड़ लिए थे, तब भी टैंकर वॉर छिड़ा था, तो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज चोक किया गया था। ऐसा एक बार 1990 में भी हुआ। और 1990 में जो घटना घटी, खबर आ जाती है कि भारत के पास 25 दिन का ही तेल बचा है। इस खबर के आते ही अपोजिशन सरकार पर हावी हो जाता है। हावी होने का बड़ा कारण था कि कुछ दिनों पहले हरदीप सिंह पुरी जी ने राज्यसभा को संबोधित करते हुए बताया, इन्फॉर्म करते हुए बताया कि हमारे पास 74 डेज का तेल बचा है। 74 डेज का तेल बताते बताते अचानक 25 दिन का तेल बताया। इस बीच में 49 दिन का तेल कहां गया, सरकार से यह सवाल पूछा गया। यह राज्यसभा का जवाब है जब इन्होंने फरवरी 9 को यह जवाब दिया। और आज खबर आती है कि 25 दिन का तेल बचा है। कांग्रेस ने इस सवाल को उठाया कि साहब कुछ दिन पहले आप 74 कह रहे थे, आज 25 कह रहे हो, 50 दिन का तेल इतने दिनों में चला कहां गया? कौन है जो आपका तेल की कालाबाजारी कर लिया? किसको आपने तेल दे दिया? क्योंकि अभी तो 74 डेज आपने बोला ही था। असल में ऑयल मिनिस्टर ने सोमवार को, पेट्रोलियम मंत्री ने अपनी कंपनीज की, जो ऑयल कंपनीज हैं, उनकी मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग से यह डेटा बाहर निकल कर आया था। तो क्या मंत्री जी ने पहले जवाब गलत दिया था या अब जवाब गलत दे रहे हैं, या कुछ जवाब में क्लैरिटी होना बाकी है? तो अब उसकी तरफ भी बढ़ते हैं कि कहानी क्या है। तो असल में भारत की जो कुल ऊर्जा आवश्यकता है उसका 85% तेल हम इंपोर्ट करते हैं। जो 85% इंपोर्ट करते हैं उसको हम अपने पास कुछ दिनों के स्टॉक में भी रखते हैं। 1990 में जब खाड़ी युद्ध हुआ था, जब 3 दिनों का ही हमारे पास तेल का रिजर्व बचा था, उस समय भारत को यह समझ में आया कि गलती से दोबारा यह स्थिति बनी तो हमारी देश की इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था और आबादी को हम सरवाइव नहीं करा पाएंगे। तब डिसाइड हुआ स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनाना। अटल जी के टाइम पर स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व बनाने का लक्ष्य लिया गया। 1998 में कार्य शुरू हुआ और 2004 के अंदर औपचारिक रूप से इसे स्वीकृति दे दी। तय हुआ कि हम तेल खरीद कर लाएंगे, अपने यहां के कुओं को भरेंगे। इन्हें कहा गया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ऐसी सुरक्षित जगहों पर इन कुओं को बनाया जाएगा ताकि वॉर टाइम पर भी इन्हें असर ना हो। इसको बनाने के लिए कोई कानूनी नियम तो नहीं बनाया, लेकिन सरकार ने तय किया कि ये स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व होंगे जो कभी वैसी विपरीत परिस्थितियों में जब तेल आ ही नहीं रहा होगा तब हम इसकी पूर्ति करेंगे। इसके लिए बकायदा स्ट्रेटेजिकल पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड का गठन किया गया। दुनिया में यह माना जाता है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी आईईए ये कहती है कि किसी भी देश के पास अपने लिए स्ट्रेटेजिकल ऑयल रिजर्व 90 दिन का होना चाहिए। 90 दिन का ऑयल रिजर्व होना चाहिए। ऐसे में भारत को भी पूर्ति अपने 90 दिन की जरूरत के हिसाब से करनी है। लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ऊर्जा की पूर्ति के लिए रिजर्व बने हुए हैं, वो सप्लाई चेन में भी ऑल्टरनेटिव रूट तलाशे। आज भारत 40 से अधिक देशों से तेल खरीदता है। पहले जहां ये गल्फ पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट था, आज इसने अपने तेल खरीदने में डाइवर्सिटी रखी हुई है। उनमें से एक रूस का नाम भी लिया जाता है। रूस लंबे समय तक तेल का हमारे लिए सप्लायर बनकर अभी रशिया यूक्रेन वॉर में निकला, और अभी भी जब से ईरान वॉर शुरू हुआ है, रशिया का नाम फिर से चलना शुरू हो गया है। रशिया की सप्लाई के बारे में चर्चाएं होने लगी हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि कुछ जहाज जो पानी में तैर रहे थे, सिंगापुर की तरफ मुड़ रहे थे, अचानक पारादीप की तरफ मुड़ गए, इंडिया की तरफ मुड़ गए, और वो मुड़ करके भारत में सप्लाई के लिए पहुंच रहे हैं। अब कितनी सच्चाई है, मीडिया रिपोर्ट्स हैं, आने वाला समय बताएगा। लेकिन मीडिया रूसी राजदूत से पूछने पहुंच गया और पूछा कि सर, तेल को लेकर भारत को क्या ख्याल है? तो उन्होंने कहा, हम भारत के लिए हमेशा तेल सप्लाई करने के लिए खड़े हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर तेल रूट बाधित होता है और भारत की आवश्यकताएं बाधित होती हैं, तो रूस फिर से हमारे लिए एक ट्रस्टवर्दी साथी बनकर उभरेगा। पिछले 5 सालों में भी यही हाल रहा, अभी भी ऐसी ही स्थिति भारत बना ले जाएगा। आज भी रूस से तीसरा सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला भारत देश बना हुआ है, और लगातार रशिया तैयारी के संकेत दे रहा है कि मैं तैयार हूं, जब जरूरत पड़े तेल खरीद लेना। लेकिन चिंता हमें तेल से ज्यादा टैरिफ की है, जो ये पूरे टाइम नजरें गड़ाकर बैठे हैं कि कहीं तुम इस स्थिति में रूस के नजदीक मत चले जाना। इसीलिए इन्होंने किया क्या, ये भाई साहब वेनेजुएला के पास अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजे और कहा कि भाई वेनेजुएला हमें तुरंत तेल प्रोवाइड करना शुरू करे। वेनेजुएला में आप 2 दिन पहले की कटिंग देख रहे हैं, 1 दिन पहले की, वेनेजुएला में अमेरिका अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजता है और कहता है कि तेल की सप्लाई तुरंत शुरू की जाए। तुरंत डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज आता है, और मैसेज आता है कि अब वेनेजुएला का तेल फ्री फ्लो उपलब्ध है, मतलब बिगिनिंग टू फ्लो हो चुका है। वेनेजुएला का तेल मार्केट में उपलब्ध है। इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका ने ऑल्टरनेट में वेनेजुएलन ऑयल को दुनिया के सामने बता दिया है। कुल मिलाकर भारत के पास उपलब्ध विकल्पों में फिर से वेनेजुएला एक ऑप्शन खुल गया है। जहां तक बात हो एलएनजी की, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की, उसकी कहानी क्या है? असल में भारत में जैसे सीएनजी देखते हैं या घरों में आने वाली पाइप नेचुरल गैस पीएनजी देखते हैं,
उसको लाने का जो सोर्स है वो लिक्विफाइड नेचुरल गैस है। कतर में जमीन से जो गैस निकलती है, गैस की जो स्टेट है वो गैसियस है, हवा, लेकिन उसे कंप्रेस करके, ठंडा करके पानी में बदला जाता है। पानी का मतलब H2O नहीं है, लिक्विड अवस्था में, द्रव में बदला जाता है। द्रव में बदलने के लिए उसे अत्यधिक कूल किया जाता है ताकि बहुत सारी गैस को बहुत कम जगह के अंदर संपीड़ित करके भरा जा सके, कंप्रेस्ड करके भरा जा सके। कतर ये काम भारत के साथ करता है। भारत के लिए अपनी जरूरत का मतलब भारत 54% LNG जो है वो गल्फ कंट्रीज से इनसे मंगाता है और उनमें